हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी लेटेस्ट में जो URSC यूरो सैटेलाइट सेंटर, जो UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए RAC थ्योरी, जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय से जिसने ITI कर रखी है, या जो छात्र ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय है, या डिग्री डिप्लोमा में मैकेनिकल है, मैकेनिकल ट्रेड है, उनके लिए आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम प्रशीतक के 2 क्लास कर ली थी, आज अपनी तीसरी क्लास है। जो रेफ्रिजरेंट होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, अपन कूलिंग उत्पन्न करने के लिए अपनी जो रेफ्रिजरेशन प्रणाली होती है, जिस माध्यम का यूज करते हैं, उस माध्यम का नाम है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा माध्यम है जो निम्न बॉडी वाली, जिस बॉडी का तापमान निम्न होता है, वहाँ से ताप जो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उच्च तापमान बॉडी में क्या करता है, रिजेक्ट करते हैं। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर के संदर्भ में यदि अपन बात करें, तो अपना जो रेफ्रिजरेटर का इवापोरेटर होता है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है रेफ्रिजरेंट के द्वारा, और कंडेंसर होता है, उसके अंदर हीट को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। हमने टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि रेफ्रिजरेंट होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक रेफ्रिजरेंट वे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कूलिंग क्रिया में डायरेक्ट भाग लेते हैं। जैसे प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के अंदर अपन बात करें तो हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट हो गया, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट हो गया, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट हो गया, और अपना HFC रेफ्रिजरेंट हो गया, और अपना क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो आज हमने हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट की बात कर ली, हाइड्रोकार्बन की कर ली, एजियोट्रॉप्स की कर ली। आज हम जिस रेफ्रिजरेंट की बात करने वाले हैं, सबसे पहले जियोट्रॉप्स। तो जियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट वे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट का क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ये जो जियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट है, इनका ग्रुप होता है HFC। ये HFC रेफ्रिजरेंट से मिलकर बने होते हैं। तो देखो, आज अपन बात करते हैं। देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है R401। R401 ग्रुप होता है R22 का, R22 का होता है, R152 का होता है, और R124 का होता है। इसमें प्रतिशत मात्रा की यदि अपन बात करें तो R122 53% होता है, R152 13% होता है, और R124 34% होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेंट R402B, जो R22 का, R125 का और R290 का मिश्रण होता है। इसमें प्रतिशत मात्रा 60%, 38% और 2% होती है। R404A 125 का मिश्रण होता है, 134A का मिश्रण होता है, और 143A का मिश्रण होता है। इसके अंदर 44% होती है R125, 4% होती है R134A, और 143% होती है R143, जो 52% होता है R143A। देखो, आप एयर कंडीशनिंग जो आपकी VRV सिस्टम है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो या वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम जिसको बोलते हैं अपन, उसमें अपन 407C और 410A रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो R407C रेफ्रिजरेंट ध्यान में रखना आपको। R32, R125 और R134A का मिश्रण होता है, जिसमें R32 23%, और ये 125 है 25%, और R134 ये 52% होती है। दोस्तों, कितने परसेंट होती है? 52% होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो, ये आपका R410A रेफ्रिजरेंट है। ये है R32 और 125 का मिश्रण, R32 और 125 का मिश्रण। ये देखो 50-50% रेशियो होता है। तो जियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि निम्न में से एजियोट्रॉप्स या जियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट कौन सा है? तो एजियोट्रॉप्स स्थिर क्वाथ्य जिसको बोलते हैं, वो रेफ्रिजरेंट आपने बात की थी पिछली क्लास में, आप देख लेना। 500, 502, 503, 504। और अब अपन बात कर रहे हैं जियोट्रॉप्स की, जिसमें 401, 402B, 407 होता है, 410 होता है, ठीक है, 404 होता है। ये आपके सामने जो रेफ्रिजरेंट है, ये जियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट आपका आता है, वो है HFC रेफ्रिजरेंट। सन 1995 के अंदर, सन 1995 के अंदर जो आपका CFC रेफ्रिजरेंट था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी CFC रेफ्रिजरेंट, जो क्या करता था, ओजोन डिप्लेटिंग करता था, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है CFC रेफ्रिजरेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरीन की मात्रा होती है। क्या होती है? क्लोरीन की मात्रा होती है। इसको बैन कर दिया गया था। CFC रेफ्रिजरेंट बैन होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट प्रयोग में आने लगे वो है HFC रेफ्रिजरेंट। HFC रेफ्रिजरेंट में आप सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करते हो वो है R134A रेफ्रिजरेंट। कौन सा है दोस्तों? R134A रेफ्रिजरेंट। याद रखना है, HFC रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। क्या नहीं होती? क्लोरीन नहीं होता। जैसे आप प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हो R134A रेफ्रिजरेंट, घरेलू रेफ्रिजरेट हो गया, डी फ्रीजर हो गया, वाटर कूलर, बोतल कूलर, सब में क्या कर रहे हो अभी? 134A रेफ्रिजरेंट का प्रयोग कर रहे हो। तो 134A रेफ्रिजरेंट है, उसका सूत्र होता है C2H2F4, यानी कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन 2 होते हैं, और फ्लोरीन की मात्रा कितनी होती है? 4 होती है। इसको सूत्र निकालने के लिए मैंने फॉर्मूले बताए थे पिछली क्लास में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ये BP जो लिखा है इसका अर्थ है बॉइलिंग पॉइंट। तो R134A का ध्यान में रखना, आपको बॉइलिंग पॉइंट होता है -26.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -103.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? जैसे वातावरण के अंदर हीट बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वातावरण के अंदर गर्मी को बढ़ाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1430। ठीक है। इसके बाद आता है रेफ्रिजरेंट R23। R23 का फॉर्मूला क्या है? CHF3, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 82 डिग्री, -82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये कितना है? 12400। कितना है? 12400। नेक्स्ट जो अपन R32, अपनी जो अभी इन्वेटर एसी आ रही है प्रेजेंट टाइम में, उसमें R32 रेफ्रिजरेंट आ रहा है। कौन सा रेफ्रिजरेंट? तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, R32 R134 दोनों का याद रखना। आपको R32 का फॉर्मूला याद रखना, CH2F4। अभी अपन बात करेंगे R32 और R134 के फॉर्मूले कैसे आते हैं, पिछली क्लास में भी बताया हुआ है आपको। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? ये -51.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वथनांक बिंदु कितना है इसका? -51.60 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -136 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल R32 की है 677, 677 इसकी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अब बात करते हैं अपन R41। R41 का फॉर्मूला होता है, कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 3 और फ्लोरीन 1 होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -143.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है 116। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेंट की ये जब आप ये तीनों क्लास अटेंड कर लोगे, उसके बाद आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा आपको। R125 होता है, उसका फॉर्मूला ये है C2H, कार्बन 2, हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 5, -48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट, और -101.06 डिग्री होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 3170। इसके बाद अपन बात करते हैं R152, जिसका सूत्र है C2H4F2, और इसका बॉइलिंग पॉइंट -30 होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये -104 होता है, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है 16। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि R134 और R32 इनका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। क्या? इनका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो देखो, अब R410 की यदि फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, तो R410 का फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है R410 दो रेफ्रिजरेंट का मिश्रण होता है, तो दोनों को मिलाकर अपन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। किस किस का मिश्रण होता है? अभी बताया 50-50 रेशियो होता है। ठीक है, R32 और R125 का। तो अभी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो R134A रेफ्रिजरेंट है जो अपन ज़्यादातर काम में ले रहे हैं, R134A रेफ्रिजरेंट। इसका रासायनिक सूत्र की यदि अपन बात करें, रासायनिक सूत्र किसकी बात करें? रासायनिक सूत्र की यदि बात करें तो कैसे निकाला जाता है? देखो, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि R का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट, A-1, B+1 और C। एक तो ये याद रखना है, एक याद रखना है B+C+D = 2A+2। यहाँ पर देखो, एक आप जानते हो कार्बन होता है कोई भी रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोजन होता है,
फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। कार्बन मतलब A, हाइड्रोजन B, C और D। देखो यहाँ पर A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन की मात्रा, B कर रहा है हाइड्रोजन, C कर रहा है फ्लोरीन की और D कर रहा है क्लोरीन की मात्रा। तो देखो R134A रेफ्रिजरेंट है आपके पास, क्या है R134A रेफ्रिजरेंट। तो देखो A का मान कितना माने कि 1 आ जाए, यदि A बराबर यहाँ कितना होगा कि 1 आए तो 2, A बराबर कितना होगा 2 होगा। अब देखो 3 कब आएगा, B के अंदर कितना जोड़ूं तब 3 आए, तो B के अंदर 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब C कितना दिया गया है, C देखो C 4 है, कितना है 4 है, C 4। तो आप जानते हो कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, फ्लोरीन कितने 4, कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो फॉर्मूला क्या बन गया C2H2F4। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है या नहीं होती है। तो आपके पास ये सूत्र है डी का मान निकालने के लिए। तो बी देखो कितना है, तो हम जानते हैं बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2a+2। तो बी कितना है 2 है, सी कितना है 4 है, प्लस डी बराबर 2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस 2। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, तो ये 6 है, यहाँ पर भी 6 है प्लस डी, तो 6 से 6 है, तो डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 6 में से 6 घटाएंगे 0, ठीक है। तो डी का मान 0, इसका मतलब इसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं है। R134 में क्लोरीन क्या है प्रेजेंट नहीं है, क्लोरीन नहीं है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हमने बात की हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, जियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स है ना, और HFC रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेंट आता है आपका वो है क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट। कौन सा दोस्तों, क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट। ये क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, देखो क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ से है अति निम्न तापमान से। किस याद से है अति निम्न। क्रायोजेनिक जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है अति निम्न तापमान। तो क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट वे रेफ्रिजरेंट होते हैं जिनसे अति निम्न तापमान बनाए रखा जाता है। तो देखो क्रायोजेनिक, बात करते हैं क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट। क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं अपन। क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट तो आपको ध्यान में रखना है, क्रायोजेनिक जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, क्रायोजेनिक शब्द से आज से क्या है, क्रायोजेनिक शब्द से सबसे तात्पर्य है कि अति निम्न तापमान। कितना तापमान, अति निम्न तापमान। तापमान की यदि अपन बात करें तो -157 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, -157 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तात्पर्य कितना है क्रायोजेनिक सबसे तात्पर्य अति निम्न तापमान बनाए रखना, बनाने की प्रशीतक, ऐसा मानो। क्रायोजेनिक क्या है, क्रायोजेनिक सबसे तात्पर्य है कि अति निम्न तापमान बनाने की प्रशीतक है। तो प्रशीतक कौन कौन से आते हैं क्रायोजेनिक में, एग्जाम्पल की यदि अपन बात करेंगे क्रायोजेनिक में, एक तो आता है नाइट्रोजन, आपका क्या आता है नाइट्रोजन, एक आता है हाइड्रोजन, एक आता है हीलियम। कौन सा आता है, हीलियम आता है, नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है, ठीक है। ये जो रेफ्रिजरेंट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, ये आपके रेफ्रिजरेंट कौन से, ये है आपके क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट। कौन से रेफ्रिजरेंट है, क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। कौन से रेफ्रिजरेंट है, ये क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट है। तो ध्यान में रखना है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम वायु, ये आपके कौन से रेफ्रिजरेंट है, ये आपके क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट है जिससे अति निम्न तापमान बनाए रखना है। इनको अति निम्न तापमान पर ही स्टोर किया जाता है। इंसुलेटेड पात्र होता है, क्या होता है, इंसुलेटेड पात्र होता है। इंसुलेटेड क्या होता है, पात्र होता है जिनमें इनको स्टोर करके रखा जाता है। क्यों अति निम्न तापमान पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका तापमान क्या होता है, अति निम्न होता है। क्या होता है, अति निम्न तापमान होता है। अब बात करते हैं अपन सेकेंड जो रेफ्रिजरेंट आता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। कौन सा, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। देखो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
अभी अपन बात करने वाले जो भी छात्र ITI कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री जो भी कर रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच से या RSC से ITI कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी बात करते हैं अपन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की। किसकी दोस्तों? द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। अपना जो सेकंड रेफ्रिजरेंट आता है वो है द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। कौन सा रेफ्रिजरेंट है? द्वितीयक प्रशीतक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द्वितीयक प्रशीतक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो, ये रेफ्रिजरेंट वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर प्राथमिक रेफ्रिजरेंट को प्रयोग करने से अपन को हानि हो सकती है। क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। कैसे? यदि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? जहरीले होते हैं, ठीक है। तो जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह खराब हो जाएंगे, या जहाँ पर अपनी प्रशीतन स्थान है, जिस स्थान को अपन को ठंडा करना है और अपनी जो यूनिट लगे उस स्थान से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस स्थान पर अपन द्वितीयक रेफ्रिजरेंट का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होता है, प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होता है वेपर और लिक्विड का मिश्रण होता है, जबकि ये लिक्विड के रूप में पाइपिंग करना भी आसान हो जाता है और इनकी विशिष्ट जो आयतन है, विशिष्ट आयतन है, वो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट की तुलना में क्या है? कम है, ठीक है। तो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनका प्रयोग अपन करते हैं। द्वितीयक रेफ्रिजरेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। द्वितीयक रेफ्रिजरेंट में सबसे पहले अपन बात करें, एक होता है जल। क्या होता है? जल होता है H2O। H2O देखो, जो चिल्लर प्लांट होते हैं, चिल्लर प्लांट होते हैं, तो चिल्लर प्लांट के अंदर क्या किया जाता है? चिल्लर प्लांट के अंदर सबसे पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को अपन क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को फिर पाइपों के माध्यम से एच यूनिट में भेजा जाता है, एयर हैंडलिंग यूनिट में भेजते हैं, जहाँ पर अपन कूलिंग उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के अंदर आपको याद रखना है, यह रेफ्रिजरेंट ये रेफ्रिजरेंट प्राथमिक रेफ्रिजरेंट की सहायता से, प्राथमिक रेफ्रिजरेंट की सहायता से ठंडे किए जाते हैं। रेफ्रिजरेंट की सहायता से ठंडे किए जाते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए? वहाँ करना चाहिए जहाँ पर प्रशीतन स्थान और अपना जो प्लांट है उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, उस स्थान पर द्वितीयक रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करना चाहिए। अब जल की यदि अपन बात करें तो 0 डिग्री से अधिक तापमान बनाए रखने के लिए, 0 डिग्री से अधिक तापमान बनाए रखने के लिए द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। जल का प्रयोग किया जाता है। देखो, जल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 0 डिग्री से यदि अधिक तापमान बनाना है आपको और प्रशीतन स्थान है वो प्लांट से दूर है, ठीक है, तो उस स्थान पर अपन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि बात करें तो चिल्लर प्लांट, किसमें? चिल्लर प्लांट, किसमें? चिल्लर प्लांट। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिथाइलिन क्लोराइड या प्रशीतक 11 को कौन से रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतक 11 आपने देखा प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं और इसको द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी अपन बात करें मिथाइलिन क्लोराइड तथा प्रशीतक 11, इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिथाइलिन क्लोराइड तथा प्रशीतक 11, जिसको R11 बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसका प्रयोग द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं, देखो, ये रेफ्रिजरेंट दोनों मिथाइलिन क्लोराइड तथा प्रशीतक 11 ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जो वायुमंडलीय दाब पर इनका क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। फर्स्ट बात ये याद रखनी, क्या याद रखनी है? वायुमंडलीय दाब पर इनका क्वथनांक
जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है, निम्न होता है। देखो कैसे, हम जानते हैं मिथाइलिन जो क्लोराइड है, जो मिथाइलिन क्लोराइड है दोस्तों, कौन सा क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन जो क्लोराइड है, मिथाइलिन क्लोराइड की बात करते हैं अपन, और एक है R11 प्रशीतक 11। यदि इनके इनके बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है -39 नहीं +39.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मिथाइलिन क्लोराइड का। R11 का होता है 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है दोस्तों, 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि इसके फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात करूं, देखो मिथाइलिन क्लोराइड होता है, इसका जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और R11 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर इनका जो क्वथनांक है, क्वथनांक इनका क्या होता है, निम्न होता है। क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। तो याद रखना है, मिथाइलिन क्लोराइड और प्रशीतक 11 को अपन क्या कर सकते हैं, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन अन्य जो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है उनकी तुलना में इनकी मात्रा अधिक अपने को चाहिए। यानी यदि किसी यूनिट के अंदर अपन इन रेफ्रिजरेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो अन्य जो रेफ्रिजरेंट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड ब्राइन है, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन है, उनकी तुलना में इनकी मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इनका प्रयोग कम करते हैं। लेकिन अपन द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में मिथाइलिन क्लोराइड या प्रशीतक 11 का प्रयोग कर सकते हैं। क्या, मिथाइलिन क्लोराइड और प्रशीतक 11 के रूप में। अब अपन बात करते हैं, देखो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना R11 का, -111 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। कितना होता है, -111 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जमाव बिंदु है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में हमने जल की बात की, उसके बाद मिथाइलिन क्लोराइड था, प्रशीतक 11 की बात की। अब अपना आता है ब्राइन। देखो सबसे पहले ध्यान में रखना, ब्राइन होता क्या है, ब्राइन किन किन से मिलकर बना होता है। देखो जल होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जल के अंदर मैं लवण की मात्रा मिला दूं तो उसका हिमांक को कम किया जा सकता है। हिमांक बोलिए तो जमाव बिंदु को कम किया जा सकता है। तो जो ब्राइन होता है ना, लवण जो ब्राइन होता है, ब्राइन क्या होता है, एक द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है। जो जल के अंदर लवण की मात्रा मिलाने से जो घोल तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। जल के अंदर जो लवण की मात्रा मिलाने से जो घोल तैयार होता है उसको बोलते हैं ब्राइन। तो अभी अपन बात कर रहे हैं ब्राइन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ब्राइन। देखो ब्राइन होता क्या है, एक जलीय घोल है। क्या है, जलीय घोल है। क्या है, जलीय घोल है। ब्राइन क्या है, जल के अंदर लवण की मात्रा मिलाने से जो घोल तैयार होता है उसको बोलते हैं अपन ब्राइन। जल के अंदर लवण की मात्रा मिलाने से जो घोल तैयार होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें ब्राइन कहा जाता है। उन्हें ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। अब देखो ब्राइन होता है ना, ये ब्राइन दो टाइप के अपन प्रयोग करते हैं। ब्राइन है ये दो टाइप के अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ब्राइन। एक तो होता है जल के अंदर क्या मिला दूं, सोडियम क्लोराइड। जैसे H2O था, इसके अंदर अपन NaCl मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। एक था जल, इसके अंदर अपन कैल्शियम क्लोराइड CaCl मिला दिया। तो देखो जल के अंदर जैसे जैसे अपन लवण की मात्रा मिलाएंगे, जैसे उस यहाँ पर क्या है H2 है, इसके अंदर NaCl मिला रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो एक मिलाते रहेंगे, जितनी सांद्रता मिलाएंगे एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पर तापमान कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा। जैसे तापमान कम होने की जगह बढ़ने लगेगा। तो सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड ब्राइन। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड ब्राइन।
सोडियम क्लोराइड ब्राइन, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन। देखो, सोडियम क्लोराइड ब्राइन और कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड ब्राइन का यूटेटिक तापमान कितना होता है और यूटेटिक सांद्रता कितनी होती है। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का यूटेटिक तापमान कितना होता है और यूटेटिक सांद्रता कितनी होती है। यूटेटिक तापमान, यूटेटिक, ये यूटेटिक तापमान होता क्या है? देखो, यूटेटिक तापमान और यूटेटिक सांद्रता का मतलब है जिस तापमान पर जितनी सांद्रता अपन उसको, जितनी मात्रा लवण की मिलाते हैं, उसके बाद यदि तापमान कम होने की बजाय बढ़ने लग जाए तो वह तापमान होता है यूटेटिक तापमान। ठीक है। और सांद्रता का मतलब जितनी मात्रा मिलाई, यदि उसके बाद और मात्रा मिलाएंगे तो तापमान बढ़ने की बजाय क्या हो जाए, कम होने की बजाय बढ़ने लग जाए तो उसको बोलते हैं यूटेटिक सांद्रता। क्या बोलते हैं? यूटेटिक सांद्रता। यूटेटिक सांद्रता, सांद्रता। ठीक है। अब देखो, जो सोडियम क्लोराइड ब्राइन है उसका यूटेटिक तापमान होता है -21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है यूटेटिक तापमान? जो तापमान होता है यूटेटिक तापमान -21, याद रखना आपको, -21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूटेटिक जो सांद्रता होती है, यूटेटिक जो सांद्रता होती है वह कितनी होती है? वह होती है 23.2%। कितनी होती है? 23.23%, 3% होती है। तो याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड ब्राइन का यूटेटिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 21.1। इसके द्वारा अपन -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को मेंटेन कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यदि मैं बात करूं तो इसका यूटेटिक जो तापमान होता है, यूटेटिक जो तापमान होता है वह होता है -51 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों? -51 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सांद्रता होती है, यूटेटिक सांद्रता, वह होती है 32.4%। कितनी होती है? 32.4%। यदि 32.4% से अधिक अपन इसमें कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा मिला रहे हैं जल के अंदर, तो तापमान कम होने की बजाय क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। तो यूटेटिक जो लास्ट तापमान है, जहाँ तक तापमान कम होगा, कितना होगा? -51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ब्राइन की। अब एक आता है एंटी फ्रीज, जिसको बोलते हैं प्रतिहीन। देखो, प्रतिहीन क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं तथा जल में इनको घोलने के बाद जल का तापमान कम हो जाता है, तो वे जो प्रशीतक होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिहीन यानी एंटीफ्रीज। ऐसे प्रतिहीन या एंटीफ्रीज प्रशीतक की यदि अपन बात करें तो एक होता है गलीसीरन, एक होता है देखो प्रोपेलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो है, ये है क्या है? प्रतिहीन पदार्थ है। तो प्रतिहीन पदार्थ में आपको याद रखना है कौन कौन से प्रतिहीन पदार्थ होते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं प्रतिहीन पदार्थ की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिहीन पदार्थ की बात कर रहे हैं। एंटीफ्रीज जो प्रशीतक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एंटीफ्रीज होते हैं या ब्राइन होते हैं, जल होता है, ये कौन से प्रशीतक होते हैं? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। कौन से प्रशीतक होते हैं? सेकेंडरी, जो डायरेक्ट कूलिंग क्रिया भाग नहीं लेते, इनडायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं? इनडायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। प्राथमिक प्रशीतक के द्वारा सबसे पहले इनको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद अपन क्या करते हैं? इसको प्रशीतन स्थान को ठंडा करते हैं। अब अपना आता है जो नेक्स्ट प्रशीतक आता है सेकेंडरी, वो आता है एंटीफ्रीज। क्या आता है? एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज जिसको बोलते हैं प्रतिहीन। प्रतिहीन, प्रतिहीन क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसानी से घुल जाते हैं, तथा जल का तापमान कम कर देते हैं।
तथा जल का जमाव बिंदु कम कर देते हैं। एंटीफ्रीज प्रशीतक की यदि अपन बात करें तो एक अपन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें, एक होता है ग्लिसरीन, एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एक होता है प्रोपेलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपेलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन। ये जो प्रशीतक आप देख रहे हैं ये सारे एंटीफ्रीज प्रशीतक हैं। कौन से हैं? एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपेलिन ग्लाइकोल, ठीक है, और ग्लिसरीन। ये जो प्रशीतक हैं ये प्रतिहीन एंटीफ्रीज प्रशीतक हैं जो जल में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो प्रोपेलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है इनको किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कर देते हैं? तापमान को कम कर देते हैं। हमने प्रशीतक की बात की, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक में कौन से आते हैं, द्वितीयक में कौन से आते हैं। इसके बाद जो रेफ्रिजरेंट चैप्टर है इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एक रिसाव ज्ञात करने की विधियों के आते हैं, लीक डिटेक्शन ऑफ मेथड, यानी रिसाव ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती है, किन किन के द्वारा अपन रेफ्रिजरेशन जो प्रशीतन जो प्रणाली है उनमें रिसाव को ज्ञात कर सकते हैं। रिसाव ज्ञात करने की विधियों की यदि अपन बात करें, एक होती है साबुन झाग विधि, जो आप जानते हो साबुन झाग, ठीक है, जो नॉर्मली अपन घरों में फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करते समय प्रयोग में लेते हैं। एक आता है सिस्टम को पानी में डुबोकर, यानी पूरे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनको उठाकर सिस्टम को पानी में डुबाया जाता है। एक होता है हेलाइड टॉर्च विधि। कौन सी? हेलाइड टॉर्च विधि। देखो, हेलाइड टॉर्च विधि का और इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर का क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। एक होता है सल्फर टेस्ट, गंधक परीक्षण जो आता है उनका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हेलाइड टॉर्च विधि है उसमें अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे उस प्रोब को अपन जहाँ पर अपने को संदेह होता है उस स्थान पर ले जाते हैं, टॉर्च की उस पाइप को, हेलाइड टॉर्च की पाइप को, तो ज्वाला का रंग चेंज होने लगता है, ठीक है। ज्वाला का रंग जैसे बैंगनी हो गया तो इसका मतलब है बहुत अधिक मात्रा में रिसाव है। यदि उस ज्वाला का रंग पीला है तो कुछ मात्रा में रिसाव है, यदि हल्का नीला है तो कोई भी रिसाव नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अपन अभी बात करने वाले हैं जो लीक डिटेक्टर की जो विधियां हैं उनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। किसकी बात करने वाले हैं?